दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की स्पेशल साइंस। यह दोस्तों आज नाइन्थ क्लास में सेकंड चैप्टर है जिसका टॉपिक है इस मैटर अराउंड अस प्योर। हिंदी में क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसका तात्पर्य है दोस्तों, जितने भी हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ या वस्तुएं आसपास देखते हैं, क्या वह एकदम शुद्ध है। जैसे विभिन्न प्रकार के आपने पैकेट देखे होंगे जिसमें लिखा होगा शुद्ध जूस, शुद्ध घी, शुद्ध मट्ठा। इस तरीके की भी आपने प्रोडक्ट में लिस्ट वगैरह या रैपर्स देखे होंगे। तो क्या ये चीज़ें शुद्ध होती हैं? विलयन कैसे बनते हैं, मिश्रण क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। और आपको हम बता दें दोस्तों, ये एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर है। अब तक एट्थ क्लास फुल हिंदी में साइंस कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर का नाम दोस्तों क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र 2.1 में, किसमें 2.1 में आप लोग देख पा रहे होंगे रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं दी गई हैं। शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। तो देखिए दोस्तों, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? मिश्रण की बात करेंगे। जानते हैं दोस्तों मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब होता है जब एक या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो वे मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में क्या जानते हैं, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक क्या है, एक पदार्थ है। चीनी बनती किससे है? ये गन्ने से बनती है। गुड़ किससे बनता है? यह भी गन्ने से ही बनाया जाता है। तो चीनी क्या एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हों, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो मिश्रण क्या है? जिनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले हों और वो भी शुद्ध मात्रा में, उसको मिश्रण कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, मिश्रण को, इसको मिक्स्ड कह सकते हैं इंग्लिश में। क्या? मिक्स्ड, टाइप्स ऑफ मिक्स्ड। देखिए, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 2.1। कक्षा को आ, बा, सा और द समूह में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। समूह आ को दें। समूह बा को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं और इसका सूत्र होता है NaCl। समूह सा और द को दें। दोनों अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। अब देखिए, अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें
उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह आ और बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समांगी मिश्रण इसको कहते हैं, या विलयन भी इसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्यूशन इसको कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह सा और दा ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के क्या हैं? ये अदर एग्जाम्पल हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं इनको अंडरलाइन भी किए दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें ये किसके एग्जाम्पल हैं। विषमांगी मिश्रण के ये एग्जाम्पल हैं। अब देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 2.2। कौन सी क्रियाकलाप? 2.2 देखेंगे। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह आ, बा, सा और दा में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें। समूह आ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह बा को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह सा को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह दा को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें। टॉर्च का जो प्रकाश है कहाँ पर डालना? बीकर पर उसको डालें और इसके सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता? बिल्कुल दोस्तों, दिखाई देगा। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कैसा है, या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू हो जाते? बिल्कुल दोस्तों, किसी मिश्रण को हम तैयार करें, ऐसा मिश्रण हो जिसमें पदार्थ पूर्णतया मिल ना रहे हो, तो धीरे धीरे क्या देखेंगे, जब आप घुमाना छोड़ देंगे तो जो कण हैं वह तली में बैठना प्रारंभ हो जाते हैं। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और बा एक विलयन पाते हैं। समूह सा एक निलंबन पाता है। समूह दा एक कोलाइड विलयन होता है। अब आपको हम चित्र दिखाएंगे दोस्तों 2.2, जिसको निस्यंदन कहते, छानने की प्रक्रिया भी कहते, इसको इंग्लिश में फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग, ये रहा किस तरीके से है। एक छानक पत्र है ए में, और बी में मुड़ा हुआ छानक पत्र, और सी में दोस्तों क्या है? छानक पत्र का शंकु। परक नली, छना हुआ द्रव, कीप, छानक पत्र के साथ संलग्न, कीप में निथरा हुआ द्रव, कांच की छड़। देखिए दोस्तों, अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न दोस्तों आप खुद देखें और करें। अब देखते हैं विलयन। क्या देखना है? विलयन। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। जब दो पदार्थ मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? उसको विलयन कह देते हैं। देखिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन का मतलब है जैसे मिश्र धातु अर्थात इंग्लिश में इसको मेटल्स कहते हैं। और गैसी विलयन में वायु आ जाएगी, क्योंकि एयर जो है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें जो हैं वह पहले से ही समाहित होती हैं। तो एक देखिए, तो गैसी विलयन क्या हो जाएगा? गैसी विलयन भी होते हैं। अब देखिए, एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित हैं। अब आप समझो मिश्रित धातु।
क्या समझे आप लोग? मिश्र धातु। अब मिश्रित धातु कैसे बनती? जब उसमें विभिन्न प्रकार की धातुएं मिलाई जाती हैं तो उसी को मिश्रित धातु कहते हैं। जैसे हम लोग आयरन को किसी अन्य गैस के साथ मिला दें, ठीक है, गैस के साथ नहीं, मेटल्स के साथ, जैसे एल्युमिनियम है, स्टेनलेस स्टील है, या कॉपर है, या अन्य जो मेटल्स हैं उनके साथ इसको मिला दें। तो आइए देखिए मिश्र धातु क्या होती हैं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण। पीतल क्या होता है? पीतल में दो धातुएं मिली होती। पहले आप पीतल देखें, ये देखिए मैंने दोस्तों अंडरलाइन कर दी। पीतल में क्या मिला होता है? एक तो ये आपकी जिंक मिली होती है, ये देखिए दोस्तों, ये जिंक रही। इसके अलावा कॉपर परसेंटेज जिंक का 30 है और इसका 70%, टोटल 100% हो गया। जिंक 30% मिले और कॉपर जो मिले 70%, फिर बनता है पीतल। क्या बनता है? पीतल का निर्माण होता है। अब देखिए किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलयन में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा क्या होती है? दूसरे से अधिक हो, उसको क्या कहेंगे? उसको दोस्तों विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः जो कम मात्रा में होता है और जो कि विलायक में घुलता है, उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विलेय कहते हैं। अब उदाहरण देखना है मुझे, पढ़िए आप लोग भी समझिए साथ में। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। अब हमें शरबत बनाना है। शरबत हम सभी लोगों ने पिया है, तो इसमें जो चीनी है वह विलेय है, जिसकी मात्रा कम हो वह विलेय होता है और जल की मात्रा अधिक होगी। जल मान लीजिए हमने एक गिलास ले लिया, चम्मच उसमें कितनी, 2 या 3 चम्मच ही शुगर या शक्कर डालेंगे, तो जल क्या है? विलायक हो गया। चीनी क्या? विलेय। जब दोनों मिल गए, विलायक प्लस विलेय, बना विलयन। आगे देखिए सेकंड में क्या दिया गया है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल क्या है? एक विलायक है। अब देखिए थर्ड नंबर, वात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है इसमें। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% समांगी मिश्रण है। अर्थात जिस वायु में आप सांस लेते हैं, जिसमें आप रहते हैं, जिस ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, उसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%। उसके बाद होता है ऑक्सीजन 21%। 1% में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, मोनोऑक्साइड हो, या अदर गैसें भी होती हैं दोस्तों। अब आगे देखिए वायु का विलायक कहा जाता है कि वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अब देखेंगे बिल्कुल दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्या? ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के गुण। किसके? विलयन के गुण देखेंगे। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 nm, जिसको 10⁻⁹ मीटर भी कहते हैं, से छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं, किसे आँख से हम लोग नहीं देख सकते हैं, अर्थात नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन क्या है? स्थायी है। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। क्या देखेंगे? विलयन की सांद्रता देखेंगे। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह आ और समूह बा के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में
पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बा की तुलना में तनु है। अब दोस्तों देखें क्रियाकलाप 2.3 क्या है। 2.3 को देखते हैं, ये क्या मैटर है। दो पृथक बीकर, दो अलग अलग हमको बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड डालें। क्या डालें? बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह उसको मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना क्या करें? शुरू कर दें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता है होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दोस्तों संतृप्त विलयन कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, संतृप्त विलयन यहाँ तक रहा, अर्थात उसमें घुले नहीं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। दोस्तों संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन ध्यान रखिएगा। देखिए, यदि विलयन में विलेय मात्रा की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट तार पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखिए, विलयन की सांद्रता क्या है, यहाँ से आप देखें। जो विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। दोस्तों, विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्या दिया गया है? द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई द्रव्यमान की। द्रव्यमान जैसे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अब देखेंगे हम लोग क्या दोस्तों, सेकेंड नंबर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, वो द्रव्यमान प्रतिशत था, ये आयतन प्रतिशत है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100 करना है। बस इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, थर्ड कंडीशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रही, विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। क्या है इस जगह दोस्तों? गुणा 100 है। ये देखिए, आगे देखिए, अब उदाहरण देखना। जैसे एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 400 ग्राम साधारण कितना है 40 ग्राम 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का हमें परिकलन करना है। तो देखिए इसको कैसे किया, विलेय पदार्थ क्या है? नमक हो जाएगा। विलायक जल की मात्रा कितनी? इतनी हो जाएगी। तो हमें विलयन का द्रव्यमान बताना है। तो इसका सूत्र क्या, विलेय के पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, 40 प्लस 320 निकल कर आएगा 360। अब विलयन द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना था विलेय, नमक कितना था 40 बटे 360 गुणा 100 कर दो तो 11.1 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग निलंबन क्या है। देखिए निलंबन का मैटर क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह सा के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं।
ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब देखिए निलंबन के कुछ गुणधर्म दिए गए। किसके? निलंबन के कुछ गुणधर्म दिए गए हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। अब देखिए कोलाइडल विलयन क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोलाइडल विलयन क्या होता है। क्रियाकलाप 2.2 में समुद्र के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले रहे होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे दूध, क्या जैसे दोस्तों दूध की बात करें, इस टेबल को भी देख सकते हैं दोस्तों। टेबल आगे दिखाने के लिए बोला गया, बट हम दिखा सकते हैं आपको अभी। देखिए जैसे टेबल है कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण। परिस्थिति द्रव और गैस। प्रकार कैसा होगा? एरोसोल। बनेगा कैसे? कोहरा, बादल, कुहासा। अब देखो ठोस गैस मिले एरोसोल, धुआं स्वचालित बांध का निथार। गैस द्रव मिलेंगे फोम, शेविंग क्रीम जिसको कहते हैं। द्रव द्रव मिलेंगे तो इमल्सन, दूध, फेस क्रीम आदि। और ठोस द्रव मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? ठोस द्रव सोल बनेगा, मैग्नीशिया, मिल्क, कीचड़ आदि। गैस ठोस मिलेगा तो फोम बनेगा, फोम, रबड़, स्पंज, और इसको क्या बोलेंगे? प्यूमिस। आगे देखिए द्रव ठोस, तो इससे जेल बनेगा, जेली, पनीर, मक्खन आदि। ठोस 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 सोल्ट, रंगीन रत्न पत्थर, दूध या कांच इत्यादि चीज़ें इससे कंप्लीट होती हैं। देखिए कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है कि प्रकाश की किरण फैलाना टिंडल प्रभाव होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का टिंडल प्रभाव होता है। जैसे आप कोई रूम बंद हो, बट उसमें हल्का सा कोई छेद हो जहाँ से सूर्य प्रकाश आ रहा हो, तो जो सूर्य प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से चलें उसमें आपने विभिन्न प्रकार के कण मूव करते हुए देखेंगे, टेढ़े मेढ़े या जिगजैग मोशन में। तो यही जो है क्रिया टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख पाते हैं। देखेंगे चित्र हम लोग कौन सा दोस्तों? चित्र आ गया है बहुत पास में 2.3। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ये देखिए प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर। अब देखिए यह कमरों में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण किरण जो है गुजरती, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए चित्र चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे 2.4 टिंडल इफेक्ट, यही मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। अब देखेंगे कोलाइड के गुणधर्म। जो कोलाइड होता है उसके गुणधर्म क्या होते हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा पृथक किए जाते हैं। कौन सी तकनीकी है? ये अपकेंद्रीकरण तकनीकी है। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डिस्पर्स्ड फेज भी कहते हैं। तथा
वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम अर्थात डिस्पर्जिंग मीडियम भी कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.21 में मैंने अभी आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल दोस्तों दिखाए थे। अब देखेंगे हम लोग क्या, ये क्वेश्चन आप खुद ही देख लें। अब देखेंगे मिश्रण के घटकों के पृथक्करण कि इनका कैसे घटक, हम जो घटक होते हैं मिश्रण के उनको कैसे अलग किया जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी को प्रयोग में लाया जाता है। अब देखेंगे रंग वाले घटक जिसको डाई कहते हैं। डाई दोस्तों आप जानते भी होंगे, जिसको हेयर कलर भी कहते हैं, या अन्य प्रकार की डाइयाँ होती हैं जो विभिन्न प्रकार के रंग देती है, जिससे विभिन्न प्रकार के रंग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर प्रत्यारोपित करते हैं। तो रंग वाले घटक या डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक किया जाएगा, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे क्रियाकलाप 2.4 आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर वॉच ग्लास चित्र 2.5 के अनुसार लगाएं, कुछ बूंद स्याही वॉच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। बिल्कुल दोस्तों, चित्र आपको दिखाते हैं। ये रहा चित्र 2.5। इसमें आप लोग देखिए वाष्पीकरण है, लिखा हुआ जल है, बीकर है, वॉच ग्लास है, स्याही है और वाष्प ऊपर निकल रही है। उत्तर दें, इनको पढ़ें और इसका उत्तर दें। हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक करते हैं। अब देखेंगे दूध से क्रीम कैसे हम लोग पृथक करते हैं। मार्केट में दूध आता है जिसमें लिखा होगा दूध क्रीम सहित, क्रीम रहित। जो क्रीम रहित होता है उसमें क्या होती है, क्रीम उपलब्ध नहीं होती। उसको अलग कैसे करते हैं। आजकल हम बाजार में संपूर्ण क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। अब देखें क्रियाकलाप 2.5। देखिए एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें और उसके बाद क्या करना है। अब केंद्रीय यंत्र जिसको कि सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन कहते हैं, इसे 2 मिनट तक अब केंद्रित करें। अगर इस स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें। फर्स्ट नंबर क्या पूछे, वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रन के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर ऊपर ही रह जाते हैं। अब हमें देखना अनुप्रयोग। क्या देखना, अनुप्रयोग देखना है। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में, भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। अब देखेंगे हम लोग 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। बिल्कुल दोस्तों देखेंगे और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्रियाकलाप हम लोग 2.6। आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल, जिसको केरोसिन ऑयल बोलते हैं, मिट्टी के तेल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, केरोसिन ऑयल कहते हैं, को जल से पृथक करने का हम लोग प्रयास करें। पानी में पड़ जाता है, फिर इसको कैसे अलग करेंगे। देखिए दोस्तों,
मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कार को खोलें और क्या करना है दोस्तों, और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को हम लोग बंद कर दें। देखिए आप डायरेक्ट चित्र देखें दोस्तों तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये दोस्तों रहा अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। चित्र 2.6 में आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए स्टॉप कॉर्क, जल, मिट्टी का तेल, पृथक्करण की। अब देखें अनुप्रयोग। क्या बोलते हैं इसको? अनुप्रयोग इसको कहते हैं। अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करें। देखिए दोस्तों पढ़ते जाओ कैसे कैसे हमें अलग करना है, ये सब चीज़ें इसमें आप लोग पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में बदल जाता, जिसको ऊर्ध्वपातन या इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन कहते हैं। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन की क्रिया का उपयोग करना है या उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थालीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। चित्र देखिए आप लोग। चित्र 2.7 ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण। कपूर तथा नमक का मिश्रण, चीनी मिट्टी की प्याली, ठोसीकृत कपूर, कपूर की वाष्प, उल्टी रखी कीप, रुई का प्लग। अब दोस्तों देखेंगे क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग की होती है। अब इसमें चेक करते हैं। क्रियाकलाप 2.7 छानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच ले, जैसा कि चित्र 2.8 ए में देखें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दें। जार बीकर या परख नली में जल लें, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 ए में दिखाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें और अवलोकन लिखें। चित्र आप लोग देखें, सभी लोग देख पा रहे होंगे चित्र। यह चित्र 2.8 क्रोमैटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण। ये देखिए ए बी में स्याही का निशान, पेंसिल से खींची रेखा, छानक पत्र। देखिए बी में जल, स्याही का निशान, छानक, जार, कागज की क्लिप, कांच की छड़ इत्यादि। उत्तर देना है दोस्तों, आप खुद ही पढ़ें और इसके उत्तर दें। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। अतः प्रायः डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। अब देखेंगे मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। देखिए अंडरलाइन भी करते हैं, आप लोग याद रखिएगा, क्रोमैटोग्राफी इसे कहते हैं। और ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। क्या ग्रीक में? ये देखिए इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमैटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, मतलब हायर क्लासेस में आप लोग इसको देखेंगे। आइए दोस्तों अब देखेंगे अनुप्रयोग। क्या देखेंगे? अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। डाई में रंगों को पृथक करने में
प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, और रक्त से नशीले पदार्थों जिसको ड्रग्स को कहते हैं अलग करने में, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग होता है। अब पढ़ेंगे दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग करें। दोनों लिक्विड हो तो कैसे उसको अलग करेंगे। देखिए क्रियाकलाप 2.8। आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए चित्र 2.9 जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें। अब देखिए इसका सिस्टम क्या है। दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि से पृथक करना। ये देखिए एसीटोन, शीतल जल निवेश, जल तथा एसीटोन का विलयन, आसवन फ्लास्क है, क्लैंप है, थर्मामीटर है दोस्तों, जल निर्गत है, क्लैंप, फिर जल संघनक है। तो ये इस तरीके से दोस्तों इसको अलग किया जा रहा है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। इस विधि को आसवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते तथा जिनको घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के का मतलब होता है केल्विन, एक ताप का मात्रक होता है, 25 केल्विन से कम होता है, के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको चित्र दिखाएंगे 2.10। ये देखिए रहा क्या है, प्रभाजी आसवन विधि के बारे में। देखिए शुद्ध द्रव घटक है, शीतल जल निवेश है, कार्क है, जल निर्गत है, जल संघनक है, कॉर्क है, थर्मामीटर है, क्लैंप, प्रभाजी कॉलम, आसवन फ्लास्क। ये दोस्तों चित्र रहा और ये मिश्रण रहा। इस तरीके से इसको अलग करते हैं। अब पढ़ेंगे वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं। वायु जिसमें आप लोग सांस ले रहे हैं, इससे गैसों को कैसे हम लोग अलग कर पाते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 में इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है और विभिन्न चरण हम लोग देखेंगे। ये देखिए चित्र 2.11 वायु में गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र। क्वथनांक ऑक्सीजन का -183, ऑर्गन का -186, नाइट्रोजन का -196। वायु प्रतिशत ऑक्सीजन 20.9 होती है, लगभग 21, ऑर्गन 0.9 होती है, नाइट्रोजन 78.1 होती है जिसको 78% बोला जाता है। तो अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करता है। क्या करना? ठंडा करना। दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु की संपीड़न तथा ठंडा करना। फिर द्रवीय वायु हो गई। अब द्रवीय वायु को क्या करना है? द्रवीय वायु को हम करेंगे प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। इसके बाद क्या होगा? विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। तब इस तरीके से हमें अलग अलग गैसें प्राप्त हो जाएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन और विभिन्न प्रकार की गैसें। अब देखिए चित्र 2.12 वायु के घटकों का पृथक्करण। इस चित्र को दोस्तों जरूर आप लोग ध्यान से देखें और इसे जूम करके भी देखें किस तरीके की ये चित्र दिया गया है। छानक है, वायु निवेश है, दाब में वायु है, वायु गर्म है। फिर देखिए क्या क्या हो रहा है। जमा हुआ शीतल जल निवेश है, जल निर्गत है, शीतल संपीड़ित वायु है, शुष्क गर्म बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, शुष्क बर्फ के रूप में द्रवीय वायु है, विस्तारक जेट है। ये सब चीज़ें आपको देखनी। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन गैसें प्राप्त हो जाती हैं। अब देखिए यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस
जैसा कि चित्र 2.12 को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित क्या करना है, वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया। अब निम्नलिखित के क्या करना, आंसर देना, ये खुद ही आपको दोस्तों पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये चीज़ दोस्तों आपको खुद ही बतानी है। अब पढ़ेंगे हम लोग किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे अलग करना। बिल्कुल दोस्तों, इसके अंतर्गत 2.9 देखेंगे। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में से घोल दें। अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत कर लें। ये देखिए दोस्तों, चित्र छोटा कर दें इसको, अब दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ये रहा 2.13। इसमें जल घर में जल शुद्धि निकाय, किस तरीके से जल घर में जहाँ पानी स्टोर किया जाता है उसको शुद्ध करके फिर टाउन एरिया में या सिटी में भेजा जाता है, जहाँ पानी की नीड होती है, उसे लोग पीते भी हैं और घर में यह पानी आता है। आगे देखिए, इसमें क्या था, विलयन को चाणक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन पर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। अब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करें। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब आगे देखें उत्तर, तो उत्तर दोस्तों आप ही को देना है। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को दूषित करती हैं। अब देखेंगे अनुप्रयोग। क्या देखेंगे, अनुप्रयोग देख लेते हैं दोस्तों, इसको बहुत समझना जरूरी है। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर का एक रेखा चित्र मैंने अभी आपको 2.13 में दिखाया था। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी आप क्लास में चर्चा कर सकते हैं। ये प्रश्न दिए गए, इनको खुद ही पढ़ें और इनके आंसर दें। अब देखेंगे हम लोग भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या भौतिक एवं रासायनिक, पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बाहो, घनत्व, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक
गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? ये देखिए क्वेश्चन करने हैं और खुद आगे बढ़ना है दोस्तों। आप देखेंगे शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। तो देखिए पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। इसको हम लोग तत्व को दोस्तों क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। और तत्व की विशेषता आप लोग बता सकते हैं क्या होती है? तत्व की किसने खोज की थी? ये सारी की सारी जानकारी इस टॉपिक में अभी आप लोग देखते हैं। आ जाइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, तत्व को। रॉबर्ट बायल कौन थे वैज्ञानिक? रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रसायनक एंटोनी लॉरेंट, कहाँ के? फ्रांस के। कौन थे? केमिस्ट थे, केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे एंटोनी लॉरेंट लेवाइचर। ये जीवन काल इनका क्या था? 1743 से 1794। ने सबसे पहले तत्व की किसकी? एलिमेंट्स की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीली होती हैं। कौन? मेटल्स। किसकी बात हो रही दोस्तों? यहाँ पे मेटल्स की बात हो रही। किसकी बात हो रही? मेटल्स की दोस्तों बात हो रही है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? मेटल्स कहा जाता है। मेटल्स की विशेषता क्या क्या होती है दोस्तों? ये एक तो पहली सी चमकीली होती हैं और चांदी जैसी सफ़ेद भी होती हैं दोस्तों, और सोने की तरह पीले रंग की भी होती हैं। और इनमें क्या होता है? ताप ताप तथा विद्युत की ये बैट मतलब गुड कंडक्टर होती हैं, अर्थात सुचालक होती हैं। ये तन होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये क्या होती है? आघातवर्धनी होती हैं। इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के ही उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सिर्फ पारा है ये। पारा को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनी नहीं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल या कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि अधातुओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते जिन्हें उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। मेटलाइट्स इनको इंग्लिश में कहते हैं। इसके एग्जाम्पल लिमिटेड हैं दोस्तों। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगर आपसे पूछा जाए उपधातु या मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल दें तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि ये इसके एग्जाम्पल हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इस ब्रैकेट में क्या दिखा। अभी तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या 100 से अधिक है, इनमें से 92 तत्व क्या है? प्राकृतिक हैं, जबकि शेष आर्टिफिशियल अर्थात मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर ध्रुव अवस्था में होते हैं। अब हम लोग देखेंगे यौगिक। यौगिक क्या होता है? एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन हो से बना हो। इसका देखिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं कि वह यौगिक बनते हैं। अब देखेंगे क्रियाकलाप 2.10। कक्षा को 2 समूह में विभक्त करें। दोनों समूह को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह फर्स्ट लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह सेकंड लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा करें।
समूह फर्स्ट और सेकंड, प्राप्त सामग्री में अचुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं, जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं, मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें क्या करना, किसी का मार्गदर्शन जरूरत पड़े तो जरूर लें, स्पेशली गार्जियन या टीचर्स का। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं और क्या करना, फिर हमें नोट भी करना क्या उनमें चेंजमेंट हुआ है। देखिए, समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, यह डेंजरस हो सकती है। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह फर्स्ट की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर हैं। अब हम लोग एक टेबल देखेंगे दोस्तों। सारणी 2.2 मिश्रण तथा यौगिक क्या है। बिल्कुल दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से आप देख लो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा दोस्तों, दिमाग लगाओ। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है। देखिए, मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अब मिश्रण में मिश्रण का संघटक परिवर्तनीय होता अर्थात चेंजमेंट होता रहता है। यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण मिश्रण इसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है और यौगिक में नए पदार्थ के गुणधर्म की पूरी तरह से भिन्न होता है। अब देखें, मिश्रण में 4 नंबर, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जाता है। यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब देखिए, मिश्रण में मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह क्या है, भिन्न होता है दोस्तों। अब देखेंगे, यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम ये भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा प्रस्तुत करते हैं। देखिए आरेख, फटाफट देखिए, सिर्फ दोस्तों 1 मिनट लगेगा, आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। देखिए, पदार्थ ठोस, द्रव, गैस 3 स्टेज में होती है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, कोई नियत संगठन नहीं होता। शुद्ध में देखो तत्व यौगिक आ जाते हैं और मिश्रण में समांगी विषमांगी आ जाते हैं। इनको मैंने दोस्तों पहले ही पढ़ा रखा है। अब आया सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। आपने अब तक क्या सीखा है। देखिए, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेय कहते हैं। जिसकी मात्रा कम हो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक, और मिलता है विलायक प्लस विलेय, बना क्या, विलयन। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश के फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में, किसमें, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। किसमें, सरल भागों में इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण
में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। दोस्तों, अब बारी आ गई है क्वेश्चन आंसर करने की। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों का उपयोग करेंगे? तो ए नंबर देखो, सोडियम। ए नंबर क्या है? सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में हम क्या करते हैं? वाष्पीकरण का उपयोग करते हैं। अब बी नंबर देखो, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में ऊर्ध्वपातन का उपयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, वाष्पीकरण को वेपराइजेशन कहते हैं। सी नंबर देखिए, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में हम किसका उपयोग करते हैं? छानकर। अब डी नंबर देखो, दही से मक्खन निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अपकेंद्रन का उपयोग करते हैं। किसका? अपकेंद्रन का उपयोग करते हैं। अब देखो ई नंबर से, जल से तेल निकालने के लिए, जल से तेल निकालने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं पृथक्करण कीप द्वारा। एफ नंबर देखो, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, तो छानकर। किसके द्वारा? छानकर। जी नंबर देखो, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, तो चुंबक द्वारा। किसके द्वारा? चुंबक द्वारा। अब एच नंबर देखो, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, तो जब भूसे से गेहूं को अलग करेंगे तो इसे विलोड़न विधि कहते हैं। अब देखो आई नंबर, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए छानकर। और देखो आखिरी जे नंबर, पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड नंबर। देखो दोस्तों, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुनिए। चाय जो है तैयार करने के लिए आप किन 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 चरणों का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, जिसको फिल्ट्रेट कहते हैं, तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। देखिए, पहले एक बर्तन में लगभग हम क्या ले लें? 100 ml विलायक ले लें, 100 ग्राम विलायक ले लें जैसे जल। इसे उबलने तक गर्म करें। इसमें एक छोटा चम्मच क्या डालें? विलेय चाय पत्ती डालें। फिर विलेय चाय पत्ती का घुलनशील भाग पानी में घुल जाएगा। उबाल कर इसे छान लें। छन्नी पर अघुलनशील अवशेष रह जाएगा। घुले फिल्टरेट में दूध चीनी मिलाकर बना विलेन पीने के लिए चाय तैयार। सीधी बात दोस्तों, आपको चाय बनानी है और खुद पीनी है और मुझे भी पिलानी है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं क्या है। ये देखो दोस्तों, दी गई है। तो इसमें क्या दिया गया है? सबकी मात्रा दी गई है। ठीक है, तो अब इसमें देख सकते हैं आप लोग, जो मात्रा दी गई है धीरे से देख लें। देखिए दोस्तों, इसको आप लोग चेक कर लें। फिर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ए नंबर क्या दिया गया? 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? तो ये सब क्वेश्चन दिए गए, तो इसमें कितनी हो जाएगी? 62 ग्राम। कितना आ जाएगा? 62 ग्राम की हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। 62 ग्राम। ए नंबर में क्या आएगा? 62 ग्राम की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब बी नंबर देखो आप लोग, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन तैयार करती और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी? स्पष्ट हमको दोस्तों करना है, वह क्या अवलोकित करेगी। देखिए दोस्तों, तो हम देखेंगे ठंडा होने पर विलेय की घुलनशीलता कम हो जाती, जिससे विलेय ठोस कणों के रूप में आ जाते। इस प्रकार प्रज्ञा को ठंडे विलयन में पोटेशियम क्लोराइड के शुद्ध क्रिस्टल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? शुद्ध क्रिस्टल दिखाई देंगे। आ जाओ अब सी नंबर। सी नंबर देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तो देखिए, इसमें 200 अमोनियम क्लोराइड क्या है दोस्तों? इसमें जो दिए गए हैं सी नंबर में, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट 32 पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड 36, पोटेशियम क्लोराइड 35, अमोनियम क्लोराइड 37।
तो अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक घुलनशील होगा। क्या होगा? ऊपर वाली टेबल के अनुसार दोस्तों बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग कौन सा देखेंगे? डी नंबर देखेंगे। देखिए, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठोस पदार्थों के द्रवों में घुलनशीलता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, परंतु गैसों की द्रवों में घुलनशीलता जो है सामान्यतः ताप बढ़ने पर घट जाती है। अब आ जाओ 4 नंबर में। 4 नंबर में निम्न उदाहरण सहित व्याख्या करें। बिल्कुल दोस्तों, इसकी भी व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन तो एकदम जबरदस्त है। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, क्या क्या है दोस्तों, सब कुछ बताते हैं और करते हैं। पहले आप ए नंबर समझे। देखिए दोस्तों, ए नंबर टिक मार दें। जिस विलयन में उसी ताप पर अब और अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहता है। अर्थात आप पानी में शक्कर घोलते जा रहे, एक ऐसी स्टेज आई कि उसमें शक्कर घुलना बंद हो जाए। गर्म करने के बाद भी उसमें आप शक्कर नहीं घोल पाएंगे, चीनी नहीं घोल पाएंगे, वही संतृप्त विलयन होगा, सेटिस्फाइड सोल्यूशन होगा। अब बी नंबर देखो, शुद्ध पदार्थ। क्या देखना है? बी नंबर शुद्ध पदार्थ देखना है। पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ, जैसे सोडियम क्लोराइड, पानी इत्यादि। अब देखेंगे हम लोग सी नंबर, कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड कोलाइड एक प्रकार का क्या है? विलयन होता है जिसमें विलय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है। दूध, स्याही, साबुन आदि चीज़ें आप ले सकते हैं। डी नंबर देखो, निलंबन। निलंबन क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण क्या घुलते ही नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते। ये निलंबित कण हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे चौक और जल का मिश्रण, बालू का, पेंट का आदि। इन सब चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप समांगी मिश्रण समझ लो। क्या समझ लो? समांगी मिश्रण समझ लो, और इसमें समझ लो क्या क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले सोडा जल आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें वायु आ जाएगी, क्लियर। फिर इसमें सिरका आ जाएगा, ओके। फिर छनी हुई चाय आ जाएगी। इतनी चीज़ें। अब हम लोग देखेंगे विषमांगी मिश्रण। इसको एरो से दिखाएंगे विषमांगी मिश्रण। तो क्या क्या बचा? लकड़ी बची, बर्फ, ठीक है, और मिट्टी। ये चीजें हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। क्या दिया गया है? आप किस प्रकार पुष्टि करें कि दिया हुआ रंगीन द्रव जल है? शुद्ध जल गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। शुद्ध जल के हिमांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यदि दिए हुए द्रव का हिमांक 0 सेल्सियस और क्वथनांक 100 है तो वह शुद्ध जल होगा और पीएच वैल्यू उसकी 7 होगी। प्योर वाटर की है दोस्तों। अन्य समुद्र, तालाब, नहरों का पूछेंगे तो किसी का 6 होगा, 7 होगा, 7.1 होगा। इस तरीके से पीएच वैल्यू भी अकॉर्डिंग टू पानी चेंज होती है। जहाँ जहाँ का पानी होगा वैसे चेंज होगी। बट प्योर वाटर पीएच वैल्यू 7। और नेचर कैसा होगा? ये न्यूट्रल होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? तो आपको बताना है कि इसमें शुद्ध पदार्थ कौन सा है। तो शुद्ध पदार्थ में आप देखना चाहें तो पहले आप ले सकते हो लोहा, ठीक है। लोहा के बाद आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, ठीक है। फिर कैल्शियम ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं। इसके अलावा पारा। ये क्या है? ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ दोस्तों, शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन की पहचान करें, ओके दोस्तों। तो अगर विलयन की पहचान करें मिश्रणों में से विलयन, तो सबसे पहले समुद्री जल, विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिली होती हैं। फिर वायु, वायु में 3-4 गैसें मिली होती हैं। और फिर सोडा जल, इसमें 2 चीज़ें तो नाम दी गई, तो क्लियर हो गई। ये क्या है? ये एक तरीके के मिश्रणों में से विलयन हैं दोस्तों। अब देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें दोस्तों क्लियर देखा जाए तो आंसर इसका आ जाएगा दूध और टॉर्च। क्या हो जाएगा? दूध और ये जो किसका है? स्टार्च विलयन है, ये प्रदर्शित करता है। अब देखो 10 नंबर दोस्तों, पहले ऊपर कर लें फिर इसको आप देखें आराम से। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। बिल्कुल करेंगे यार, कौन सी ये बड़ी चीज है, अलग कर देंगे। सबसे पहले आप ले जाओ तत्व।
क्या ले जाओ, तत्व को ले जाओ। तत्व इसमें कौन कौन से हैं? तो सोडियम, सोडियम क्या है? ये तत्व है, ध्यान रखिएगा। चांदी तत्व है, एलिमेंट्स। और इसके अलावा मैंने दोस्तों आपको तत्व क्या क्या बताए थे? सोडियम बताया था और चांदी बताया था, ये आपके तत्व कहलाएंगे। इसके अलावा टिन कहलाएगा तत्व, इसके अलावा सिलिकॉन तत्व कहलाएगा। अब आएंगे यौगिक पर। यौगिक क्या क्या कहलाएंगे? देखिए यौगिक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एरो, ठीक है। तो इसमें आप ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और दोस्तों इसके नीचे भी लाइन दी गई है, देखेंगे कौन सी दी गई है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, डोंट वेरी, अभी होता है। ये देखिए दोस्तों, इसके नीचे ये भी दी गई। तो इसमें दोस्तों क्या दिया गया था, हम लोग पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे, देख रहे थे यौगिक। तो इसमें देखिए मीथेन कहीं दिया गया, ये मीथेन है। और मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस में आ गए? ये सारे के सारे आ गए उसमें, यौगिक में। अब शेष क्या बचे? मिश्रण देख लो। तो मिश्रण में अगर देखना चाहो तो मिश्रण में आप रक्त को भी देख सकते हो। किसको देख सकते हो? हम लोग इसमें रक्त को भी देख सकते हैं, रक्त, ठीक है। साबुन इसी में दिया गया है, देख सकते हैं। कोयला दिया गया है, ये इसमें चीज़ें दी गई हैं। और आप देख सकते हैं चीनी का घोल और मिट्टी, इतनी चीज़ें मिश्रण के अंतर्गत हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 थोड़ा छोटा कर ले। निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन रासायनिक है? बिल्कुल दोस्तों, देखेंगे। देखिए रासायनिक परिवर्तन देखना चाहें तो पौधे में वृद्धि एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, और खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? खाना पकाना भी दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है। और देखें भोजन का पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक भौतिक दोनों परिवर्तन ही दोस्तों होता है। दोस्तों उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की एनसीईआरटी की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पीसीएस किसी भी स्टेट का, सिविल सर्विसेज जिसको आप लोग कहते हैं, पीएसटी टीएसटी, सुपर टेट टेट किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो रीट हो या एमपी टेट हो, कहीं किसी भी स्टेट का टेट हो, या ऐसा एग्जाम जिसमें ईवीएस आती, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस, इवन जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस आती, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों एनसीईआरटी की क्लासेस है। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यूपी बोर्ड, इवन जहाँ जहाँ सीबीएसई बोर्ड की बुक चलती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं, सभी के लिए ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना है, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।